हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरवीर सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टेप ऑफ सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हम आज भारतीय राजनीति के विकास के बारे में या भारतीय संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं कि राजनीति शब्द और संविधान शब्द का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और नीति। राज का मतलब होता है राज्य, नीति का मतलब होता है नियम। यानी कि राज्य को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं और जो नीतियां बनाई जाती है, कानून बनाए जाते हैं, वही नीतियां राजनीति कहलाती है। दूसरा संविधान शब्द है। संविधान शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सम तथा विधान। सम का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है कानून। यानी समान कानून व्यवस्थाएं किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुव्यवस्थित और अराजकता न फैले ऐसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो विधान बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, और उन कानूनों को जो जिस लिखित दस्तावेज में लिख दिया जाता है उसे ही हम संविधान कहेंगे। इसमें चाहे कोई किसी देश का राष्ट्रपति हो या कोई गरीब किसान, दोनों के लिए समान कानून व्यवस्था होती है और इसी समान व्यवस्था को ही जो लिखित दस्तावेज होता है वही उस देश का संविधान कहलाता है। इस चैप्टर में आज हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे तथा हम देखेंगे कि किस तरह से भारत के संविधान की नींव डलती है और देखते ही देखते किस तरह से देश के संविधान का निर्माण होता है। तो देखिए, हम लोग ये पहले जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई है। दोस्तों, हमारे भारतीय राजनीति के इतिहास की शुरुआत अंग्रेजों से होती है। अंग्रेज जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पर आए थे और देखते ही देखते वो यहाँ के एक दिन सर्वेसर्वा बन जाते हैं। देखिए होता क्या है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए एक आदेश पत्र जारी किया, जिसके तहत वह भारत में तथा पूर्वी देशों में जाकर वो व्यापार कर सके। और प्रारंभिक रूप में कंपनी भी अपना व्यापारिक रूप से ही कार्य करने लगी, लेकिन धीरे धीरे व्यापारिक रूप बदल गया प्रशासनिक रूप में और एक दिन यहाँ के सर्वेसर्वा बन जाते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक शक्तियाँ और प्रशासनिक रूप आने का जो कारण था, इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण युद्धों का और महत्वपूर्ण कार्यों का विशेष योगदान है। इन युद्धों के बारे में हम आपको, वैसे इतिहास का चैप्टर है, इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल का भी, राजनीति में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि भारतीय राजनीति में इन युद्धों की वजह से बहुत बदलाव आ जाते हैं भारतीय राजनीति में। इसलिए थोड़ा बहुत हम इन युद्धों के बारे में यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो इन युद्धों के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले युद्ध होता है 1757 को, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। दूसरा एक युद्ध होता है 1759 में, 1759 में बेदरा का युद्ध। 1759 में बेदरा का युद्ध। एक और युद्ध होता है 1760 में वॉडिवॉस का युद्ध। वॉडिवॉस का युद्ध। इसी क्रम में एक और अन्य युद्ध होता है, महत्वपूर्ण युद्ध है 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। तथा दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण युद्ध होता है यहाँ पर 1764 में। 1764 में एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। तो देखिए दोस्तों, ये वैसे तो और भी बहुत सारे युद्ध है, लेकिन इन 4-5 युद्धों की वजह से भारतीय राजनीति में
भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक नया बदलाव आ जाता है और एक नयापन दिखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो है एक महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राजनीतिक इतिहास में। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में होता है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि प्लासी का युद्ध बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला आंतरिक षड्यंत्र के कारण ये युद्ध हार जाता है और इसमें अंग्रेजों की विजय हो जाती है, क्योंकि इस युद्ध में अपने ही लोग बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देकर उससे पराजय का सामना करवाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज जो है वो इस युद्ध में जीत जाते हैं। और इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज बंगाल में अपने मनमाने ढंग से कार्य करने लग जाती है। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम एक दूसरे युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। 1759 में एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेजों के बीच में होता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर व्यापार करने आई थी, इसी तरह से कुछ और भी विदेशी कंपनियां यहाँ पर कार्य कर रही थी, बिजनेस कर रही थी, व्यापार कर रही थी, जैसे डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए। ये सब इन लोगों ने भी अपना व्यापार यहाँ पर फैला चुके थे लोग। और ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ये लोग चाहते थे कि जो ये बाहरी व्यापारिक लोग हैं, इन लोगों को किस तरह से यहाँ से हटाया जाए, यहाँ से खदेड़ दिया जाए, ताकि पूरे देश में, पूरे भारत में हमारा व्यापार फैल जाए और हमारा ही व्यापार चल सके। इसके लिए ये लोग रणनीति बनाते हैं और इसी रणनीति के तहत एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध 1759 में। और बेदरा के युद्ध का परिणाम ये निकलता है कि डच अंग्रेजों से हार जाते हैं और जितनी भी यहाँ पर उनकी कंपनियां, जो प्लांट लगे हुए थे, जो कंपनियां कार्य कर रही थी, इन पर ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। और इसके बाद एक अन्य युद्ध होता है 1760 में। 1760 में एक और युद्ध होता है इसी क्रम में, बॉडीवॉश का युद्ध। और ये युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच में होता है, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनियां भी यहाँ पर कार्य कर रही थी, व्यापार कर रही थी, और ये लोग चाहते थे कि फ्रांसीसी भी यहाँ से हट जाए और पूरे एरिया में हमारा व्यापार फैल जाए। तो दोस्तों, 1760 में एक बॉडीवॉश का युद्ध होता है। इसका परिणाम ये निकलता है कि फ्रांसीसी अंग्रेजों से हार जाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाते हैं और इनको यहाँ से भी बाहर का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जितनी भी यहाँ पर इनकी फ्रांसीसी कंपनियों के जो व्यापार था, उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसी क्रम में एक अन्य युद्ध होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध। 1761 में एक युद्ध होता है, महासंग्राम से बोलते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध। ये युद्ध हालांकि मराठों के अंग्रेजों के बीच में नहीं होता है। ये युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली, जो कि एक अफगानी शासक है, उनके मध्य में होता है। और इस युद्ध में मराठा अहमद शाह अब्दाली द्वारा पराजित कर दिए जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जो यहाँ पर जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में जीत जाता है और मराठा बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं। मराठा इस समय भारत में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रही थी, मजबूत शक्ति थी, और इससे अंग्रेज भी भयभीत थे। अंग्रेज जानते थे कि हिंदुस्तान में मराठा एक मजबूत शक्ति है, परंतु पानीपत के तृतीय युद्ध में हारने के बाद इसका पूरा फायदा अंग्रेजों को मिलता है और अंग्रेज आसानी से अपना जो दमन नीतियाँ थी, जो कूटनीतियाँ थी, वो आसानी से उस पर कार्य कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी का अच्छा वक्त चलता है तो सारे काम अपने आप ही होने शुरू हो जाते हैं। ये पानीपत के युद्ध में हो सकता है अगर मराठे ना हारते तो शायद अंग्रेजों को इनका बुरी तरह सामना करना पड़ता। मराठा एक मजबूत शक्ति थी, लेकिन इनको बिना युद्ध लड़े ही यहाँ पर सफलता मिल जाती है और मराठा पराजित हो जाते हैं, जिसका पूरा फायदा अंग्रेजों को मिल जाता है। इसी क्रम में एक अन्य युद्ध होता है 1764 में, बक्सर का युद्ध। 1764 में एक बक्सर का बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। यह युद्ध संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच में होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और संयुक्त सेना के बीच में। देखिए दोस्तों, संयुक्त सेना क्या थी, इसके बारे में हम लोग वैसे तो इतिहास में इस चैप्टर को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं कि संयुक्त सेना किस किस तरह से इन लोगों का गठन हुआ और कैसे जो है ये इनके खिलाफ युद्ध लड़ती है। देखिए दोस्तों, संयुक्त सेना आपने देखा होगा कि 1757 में एक प्लासी का युद्ध होता है,
जो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है। सिराजुद्दौला की पराजय के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की गद्दी में मीर जाफर को गद्दी पर बिठा देती है और बंगाल का नवाब नियुक्त कर देती है। देखिए, बंगाल का नवाब नियुक्त करने के बाद कुछ ही दिनों बाद मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया जाता है और बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन जो मीर कासिम था, मीर कासिम के कुछ चुनौतीपूर्ण कार्यों को देखकर अंग्रेज भयभीत हो जाते हैं और अंग्रेज मीर कासिम को गद्दी से हटाकर पुनः मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। मीर कासिम जो कि गद्दी पर हटा दिया गया है, ये अपनी सहायता के लिए अपने इन अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए पहुंच जाता है अवध में। अवध में जहाँ का जिसे हम आज यूपी कहते हैं, वो अवध एक समृद्ध राज्य था और बहुत मजबूत राज्य था। अवध का उस समय नवाब था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के पास जाता है और जाने के बाद जो है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी नीतियों के बारे में उनसे बात करता है और कहता है कि जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के तौर तरीके से आई थी, आज यहाँ पर प्रशासनिक अधिकार जमा रही है और हो सकता है कि धीरे धीरे पूरे देश इनके कब्जे में ना आ जाए, इसलिए हमें कुछ करना होगा। और इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और इसके बाद ये लोग सहायता मांगते हैं दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय, जो कि एक मुगल बादशाह था उस समय, शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये लोग एक प्लान बनाते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं कि हम लोग मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध करेंगे और यहाँ से इनको खदेड़ देंगे। लेकिन होता क्या है, संयुक्त सेना जो हमारी ये संयुक्त सेना बन गई है, दिल्ली का नवाब शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये जो संयुक्त सेना इनके बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। परंतु दुर्भाग्यवश ये संयुक्त सेना हार जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध को भी जीत लेती है। इन सब युद्धों को जीतने के बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नींव जमा दी और अब उन्होंने ये देख लिया कि भारत में उनका सामना करने वाली कोई मजबूत शक्ति नहीं है। इसलिए उन्होंने अब ये सब युद्ध जीतने के बाद भारत में दमनकारी और शोषणकारी नीतियों का पालन करने लगे। अब तो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी कंपनी के कार्यों की ओर विशेष ध्यान न देकर अपने निजी व्यापार को बढ़ावा दिया जाने लगा और वो लोग अपने निजी व्यापार पे विशेष ध्यान देने लगे और अपने मनमाने ढंग से कर लगान वसूल करने लगे, जिसका ये फर्क हो जाता है। इससे ये बात सामने आती है कि कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी तो धनवान हो गए और मजबूत हो गए और उनकी स्थिति तो बहुत मजबूत हो गई, लेकिन कंपनी की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी और कंपनी की खराब स्थिति की बात ब्रिटिश संसद तक पहुंच गई। तो ब्रिटिश वहाँ पर भी चर्चा होने लग गई कि भाई वहाँ पर भारत में तो व्यापार की बहुत अच्छी अपार संभावनाएं हैं, तो कंपनी की स्थिति खराब कैसे हुई। इस बात को जानने के लिए, जानकारी को देखने के लिए इन लोगों ने कुछ समितियां भी नियुक्त करी और यहाँ भेजी। यहाँ पर वो जो समितियां आती है वहाँ यहाँ का जायजा लेती है और लेने के बाद ब्रिटिश संसद को अपनी रिपोर्ट पेश करती है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में काम कर रही है उसकी स्थिति खराब होने के कारण वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं कंपनी के, वो अपने निजी व्यापार में लगे हुए हैं और कंपनी के कार्यों में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए कंपनी की स्थिति को वहाँ पर मजबूत कर दिया जाए, ऋण भी देना है तो ऋण दिया जाए और कंपनी की स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ कुछ प्रावधान लाए जाए कंपनी के अधिकारी के ऊपर, कंपनी के कार्यों के ऊपर, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे नियंत्रण करने के लिए कुछ प्रावधान, कुछ एक्ट, कुछ रूल रेगुलेशन लाए जाए। तो इस अव्यवस्था को खत्म करने के लिए और कंपनी के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटेन की संसद से कुछ एक्ट लाए जाते हैं, कुछ कानून लाए जाते हैं, जिससे कंपनी के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके, जिससे कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखा जाए और कंपनी को बेहतर ढंग से, कंपनी कार्यों को बेहतर ढंग से भारत में तथा पूर्वी देशों में संचालित करने के लिए कुछ प्रावधान लाए जाए। इसी हेतु 1773 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट,
इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, सेवनटीन 73 में रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद क्या क्या प्रावधान इसमें लाए जाते हैं और किस तरह से कंपनी की जो व्यवस्थाएं थी वो कैसे बदल दी जाती है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसे बदल दी जाती है, ये सब हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान लाए जाते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद 1786 का विशेष अधिनियम या संशोधन नियम भी पढ़ेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह से गवर्नर जनरल को एक विशेष सेनापति बनाया जाता है और किस तरह से गवर्नर जनरल अपने कार्यकारी परिषद के नियमों को रद्द करके अपने नियमों को लागू करने का उसे अधिकार मिल जाता है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।